हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यशवंत सिंह राजपूत आप लोगों को बताने वाला हूं आज अस्थमा के बारे में। मैं अस्थमा के बारे में आप लोगों को उसका स्पेयर ऑफ एक्शन, क्या मैकेनिज्म होता है, क्यों होता है और क्या ऐसा चेंजेस होता है हमारे लंग्स में जिससे हमको अस्थमेटिक अटैक आना शुरू होता है। और सबसे बड़ा चीज़ आप लोग को मैं ये बताऊंगा, इसमें हमको कौन सा ट्रीटमेंट हमको इसमें कराना चाहिए। हमको इसमें एलोपैथी लेना चाहिए या हमको इसमें आयुर्वेदिक लेना चाहिए या इसमें हमको होम्योपैथी लेना चाहिए। एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, इन तीनों ट्रीटमेंट में से कौन सा ट्रीटमेंट हमको कराना चाहिए अगर हमको अस्थमेटिक अटैक अगर होता है तो उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में अस्थमा होता क्या है, हम कैसे उसको डायग्नोस करें, कैसे उसमें हमको पहचानें, खुद से हम कैसे उसको जानें। और हम उसके हमको आप लोग को इतना मैं बता दूंगा कि आपके लंग्स में इतना ऐसा क्या चेंजेस होता है कि आपको अस्थमा होता है जो आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। जो मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर जो जानते हैं वो आप सब भी जान सकते हैं। ये जो वीडियो जो बन रहा है मेरा, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो आम पब्लिक है, जो जो जिनको अस्थमेटिक सफ़र जो कर रहे हैं, ये उनके लिए भी काम आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में हर चीज़ थोड़ा सा बताते जाता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले अस्थमा, अस्थमा के अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात किया जाए तो अ, हाँ, देखो, अस्थमा के साइन सिम्टम्स से पहले अपन देखा जाए तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथनेस देखने को मिलेगा, सांस लेने में समस्या देखने को मिलेगा, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन आप नहीं ले पाएंगे, ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा एक हैवी हमको लग रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है हमको, सांस लेने में समस्या, यदि ऑक्सीजन पास नहीं हो पा रहा है ऐसा आपको फील होने लगेगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगेगा, ड्राई कफ आने लगेगा और नाइट कफ, खासकर अस्थमेटिक जो रहता है नाइट और मॉर्निंग, मतलब सुबह और रात में आपके जो कंप्लेंट्स जो रहेंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक, व्हीजिंग साउंड देखने को मिलेगा और चेस्ट पेन हमको देखने को मिलेगा। अगर ये सभी आपको देखने को मिलता है तो आपको समझिए कि हाँ, आपको अस्थमेटिक अटैक है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अस्थमा कितने टाइप्स के होते हैं। अस्थमा जो होता है केवल दो टाइप का होता है। ठीक, एक्यूट और क्रॉनिक। जो इनिशियली स्टेज में हमको डायग्नोस होता है, जो पता चलता है, हमको बताऊंगा कि एक्यूट क्या होता है और क्रॉनिक किसको कहते हैं। तो अस्थमा के मेनली दो टाइप हैं, जो इंट्रिंसिक है जो और एक एक्सट्रिंसिक है। ठीक, इंट्रिंसिक का सिंपल से अगर हम कहते हैं इंटरनल कॉज को हम इंट्रिंसिक कहते हैं। एक्सटर्नल कॉज जो हमको जो बाहर से जैसे होता है, जैसे कि स्मोक हो गया। ठीक, किसी किसी को स्मोक से या जो हम धुएं से बोलते हैं उनको एलर्जी होता है। ठीक, डस्ट हो गया, किन्हीं किन्हीं लोगों को धूल डस्ट भी बर्दाश्त नहीं होता। ठीक, और किन्हीं किन्हीं लोगों को क्या बोलते हैं, वेदर चेंजेस होता है तो उनको एसिम्प्टोमेटिक अटैक आ जाता है। परफ्यूम, ऑर्डर, जो जितने भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं, एक्सटर्नल चीज़ें की वजह से अगर उनको अस्थमेटिक या एलर्जिक कंडीशन आ रहा है तो उसको हम अस्थमा कहते हैं। ठीक, एक्सटेंजिक अस्थमा कहते हैं। ठीक, तो मेन चीज़ अस्थमा में क्या होता है, सबसे पहले एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। जो आपको सांस लेने में जो समस्या देखने को मिलता है उसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ठीक, और स्मूथ मसल्स विद हाइपरप्लेजिया विद हाइपर एक्टिव, ये आपको देखने को मिलेगा। कैसे आपका स्मूथ मसल जो रहेगा कंस्ट्रिक्शन करेगा, एकदम सिकुड़ जाएगा, और कैसे आपको उसमें उसका हाइपर एक्टिव हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपको मैं बताऊंगा कि क्या ऐसा आपके लंग्स में चेंजेस होगा तो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे मान के चलो कि आपका लंग्स है, अगर हम लंग्स के छोटे से पार्ट का केवल इस पोर्शन का अगर हम एग्जामिन करें, जैसे कि मान लिया जाए कि ये लंग्स है और ये आपके एयरवेज हैं, अगर छोटे से पोर्शन का हम एग्जामिन करेंगे ऐसा क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्या ऐसा चेंजेस होता है कि जिसको हमको अस्थमेटिक अटैक आता है, तो आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान के चलिए कि हमारा लेयर है, लेयर कहने का मतलब हमारा ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबके लेयर होते हैं, परत दर परत, जो एक स्ट्रक्चर जो बना होता है उसको हम लेयर कहते हैं। तो जो ऊपरी लेयर को अपन सबसे पहले म्यूकस को छोड़ दीजिए, इसको जो परत दर परत जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं। ठीक, ये है एपिथेलियम लेयर आपका।
ये एपिथेलियम लेयर है। एपिथेलियम के बीच में कुछ कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं या डेंड्राइट सेल्स कहते हैं या स्टेम सेल्स कहते हैं। कई सारे सेल्स यहाँ पे रहते हैं ये अंदर में, जिसको हम अलग अलग प्रकार से जानते हैं, तो उतना आपको तो समझ में आएगा ही नहीं। उसके फिर नीचे में यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, नीचे में उसके ठीक नीचे में जहाँ पर ये सेल्स बना होता है, जहाँ पे सेल्स रहता है, ठीक यहाँ नीचे में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ये लेमिना प्रोप्रिया होता है। ठीक, लेमिना प्रोप्रिया में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारा मान के चलिए कि मास सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, हमारा कोलेजन फाइबर्स, ये सारे इसी में हमारे रहते हैं, इसी सेल्स में रहते हैं, हमारे इसी सेल्स में रहते हैं। ठीक, इसी एरिया में। ठीक, उसके जो नीचे होता है ये वाला जो लेयर जो होता है, इसको अपन स्मूथ मसल्स का लेयर बोलते हैं। स्मूथ मसल्स जो स्मूथ मसल्स हाइपरप्लेजिया हाइपरेक्टिव हम बोल रहे हैं, वो यहीं पे हमको देखने को मिलता है। उसके नीचे में जो पोर्शन जो होता है उसको ग्लैंडुलर लेयर कहते हैं। ये ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स होते हैं, और यही ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन, ठीक, ये जो ऊपर में आपको म्यूकस दिख रहा है, ये वाला ग्रीन ग्रीन कलर का जो म्यूकस, म्यूकस यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ग्रीन ग्रीन कलर का म्यूकस यहाँ पे लिखा हुआ है, म्यूकस। ठीक, ये म्यूकस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ग्रीन कलर का ये म्यूकस। तो यहाँ पे ये जो म्यूकस है, ये वाला जो म्यूकस का पोर्शन है, ये जो अपना जो जो ग्लैंड्स हैं, ये जो ग्लैंड्स है हमारे ये, ठीक, ऐसे बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड होते हैं। जो म्यूकस एक ग्लैंडुलर लेयर ही है, ये ग्लैंडुलर लेयर ही है, तो इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, ये जो अपना सारा जो सिक्रेशन है, ठीक, ये अपना जो सारा जो सिक्रेशन है, ठीक, इन्फ्लेमेशन होता है, तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं, ये यहाँ पर सीधा ये ट्रेवल करके जाता है ये। तो इस वजह से यहाँ पे जब ट्रेवल करके जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा म्यूकस फॉर्म हो जाता है। ये जो लेयर हम जो बता रहा हूँ आपको मैं, देखो ये हमारा ये जो अपन हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, ये एयर वेव्स हैं, ये एल्वियोलाई हैं। ये जो हमारा लाइन जो आ रहा है ये एयर वेव्स के हैं, ये एल्वियोलाई हैं। ठीक, तो जो म्यूकस में जो बोल रहा था आपको मैं, हम इस पोर्शन का कट सेक्शन देखे हैं। ठीक, तो म्यूकस जो सिक्रेट होता है यहीं पर जमा होता है, वो यहीं पे, तो ये पूरे यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने में समस्या उत्पन्न होता है, हम अच्छे से सांस ले नहीं पाते हैं। ठीक, तो आपको बताया कि यहाँ पर जो हमारा सिक्रेशन जो होगा, यहाँ पर का जो सिक्रेट होगा, यहाँ पर का जो हमारे ग्लैंड्स हैं, ये जो ग्लैंड है वो सिक्रेट करेगा, तो वो सीधा हमारा हमको यहीं पे देखने को मिलेगा, हमको यहीं पे देखने को मिलेगा। ये इसमें समझाओ तो, हाँ ये इसमें देखिए, ये पूरा ये फिलअप हो जाएगा म्यूकस से। अगर ये म्यूकस से फिलअप हो जाएगा, अगर ये म्यूकस से फिलअप हो जाता है, ठीक, अगर ये लेयर म्यूकस से फिलअप हो जाएगा तो ना तो हम सांस ले पाएंगे, और सांस ले पाएंगे तो अमाउंट जो रहेगा ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो इस वजह से हमको लगने लगता है शॉर्ट ब्रीथ, हमको होने लगता है, हमको एक प्रेशर के साथ हमको सांस लेना पड़ता है। ठीक, तो क्या ऐसा चेंजेस होता है, आपको लेयर समझ में आ गया, इतने सारे लेयर होते हैं इसमें। ठीक, इतने सारे लेयर होते हैं, तो थोड़ा सा हम आपको एक डीप मैकेनिज्म के फटाफट में समझाता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। क्या ऐसा चेंजेस है, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म अपने खुद में बनाया हूँ मैं। ये जो वही लेयर है जब अभी बता रहा था मैं, ये एपिथेलियम लेयर है। एपिथेलियम लेयर के बीच बीच में जो कुछ एक आपका गॉबलेट सेल्स, डेंड्राइट सेल्स देखने को मिल रहा था, ये वही है। ये अपना एपिथेलियम लेयर है, ये अपना क्या बोलते बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये अपना पूरा यहाँ तक है जो है ये लेमिना प्रोप्रिया है, ये लेमिना प्रोप्रिया है। ये डेंड्राइट सेल हैं, और कुछ बीच में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसको अपन स्टेम सेल्स होते हैं। जो सेल्स डेथ हो जाते हैं, समझो कि ये वायरस से अब लड़ा, ये डेंड्राइट सेल वायरस से लड़ा, लड़ते लड़ते कभी ये मर जाएगा, तो मर जाएगा तो स्टेम सेल क्या करेगा, एक न्यू जनरेट क्रिएट करेगा, अपना डेंड्राइट सेल या अपना एपिथेलियम सेल एक क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं ये। ठीक, तो इसको एक मेंटेन रहता है, टूट गया भाई, ये टूट गया यहाँ पे, तो इसको भी तो गैप हो जाएगा, कैसे चलेगा, रिपेयर तो चाहिए ना, तो रिपेयर चाहिए तो स्टेम सेल यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, तो ये इनका वही काम होता है। हाँ, तो कुछ मास्ट सेल्स होते हैं, हाँ टी हेल्पर सेल बताया था, बीटा सेल्स, मास्ट सेल, ईओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सभी हमको इसमें देखने को मिलता है। ठीक, ये सभी हमको इसमें देखने को मिलता है। तो मेन जो फंक्शन जो होता है, जैसे ग्लैंडुलर म्यूकस ग्लैंड है, ब्लड वेसल्स है, ये जो हमारा
मस्कुलर म्यूकस ग्लैंड है, ये हमारे म्यूकस ग्लैंड है, ठीक। ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ठीक। तो ये नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक। पहले जो रहेगा एपिथेलियम का लेयर रहेगा, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन में पूछे ये जो पूरा पोर्शन जो है ये लेमिना प्रोप्रिया का है। ये मसल्स है, मस्कुलर लेयर, जो हम स्मूथ मसल्स हाइपरप्लेजिया हाइपरट्यूबर रहता है, ये स्मूथ मसल्स है। ये हमारा ग्लैंडुलर लेयर है, ठीक, ग्लैंडुलर लेयर। तो चलो ये अपना अफ्रेंट और इफ्रेंट नर्व, ये मास्ट सेल्स ऊपर में भी रहते हैं, और हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली आपको थोड़ा समझते हैं क्या होता है, उसमें चेंजेस होता है। देखो सडनली जब भी आप लोग को थोड़ा सा डायग्राम समझना पड़ेगा, तो मैं आपको समझाता हूँ साइंस से फटाफट। ये समझो कि ये वायरस है, ये वायरस है, ठीक। वायरस बैक्टीरिया या जो भी आप एंटीजन जो भी एकदम आप समझ लो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, ये अटैक किया। जो डेंड्राइट सेल है, डेंड्राइट सेल ही हमारा जो क्या होता है फर्स्ट मैकेनिज्म सेल्स होता है जो लड़ता है, ये इसको ले लेगा, लड़ेगा, लड़ने के बाद कुछ पोर्शन को मार देगा, जो डेब्रिस जो रहेगा, जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा उसको अंदर अंदर भेज देता है। अंदर ये आता है अपना, ये अपना टी हेल्पर सेल्स होता है, यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स होते हैं। ये टी हेल्पर सेल्स के ऊपर में आपको एक डंडी नुमा एक चीज़ दिख रहा होगा, जिसको अपन कहते हैं रिसेप्टार्स। ये रिसेप्टार्स होते हैं, ये रिसेप्टार्स इसको पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बैठा हुआ है आदमी, इसको कैच कर लिया, कैच करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है, ये ठीक, ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद ये 2-3 हार्मोन्स रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है, इंटरल्यूकिन्स 4 और 5। तो जो इंटरल्यूकिन्स 4 और 5 जो होता है, ये देखो आदमी जा रहा है यहाँ पे, जाता है, ये जाता है सीधा बीटा सेल के पास। तो बीटा सेल्स के ऊपर में जो रिसेप्टार्स लगे रहते हैं, देखो ये रिसेप्टार्स दिख रहे हैं, ये रिसेप्टार्स लगे रहते हैं। ये रिसेप्टार्स तुरंत इसको कैच करते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं, ये जो इंटरल्यूकिन्स 4 और 5 जो होते हैं, जो इस रिसेप्टार्स के लिए ये सेंसिटिव होते हैं, तो तुरंत इसमें अटैच हो जाते हैं। ये अटैच होने के बाद अपना जो बीटा सेल्स होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्लाज्मा सेल्स में, सॉरी, ये अपने जो बीटा सेल्स होते हैं एक्टिवेट होकर क्या सीक्रेट करने लगते हैं, ये आईजीई, ठीक, ये आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन ई ये सीक्रेट करने लगता है, ठीक। ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो ग्रीन कलर का दिख रहा है बंदा यहाँ पे उड़ता हुआ, ये है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई अपने मास्ट सेल में जो रिसेप्टार्स लेके रहते हैं सरफेस में, ये उससे उसके लिए सेंसिटिव होते हैं, जिसको एफसी रिसेप्टार्स कहते हैं। देखो मेडिकल भाषा में बहुत सारे रिसेप्टार्स हैं, तो आप लोग को तुम्हें जो मेडिकल वाले लाइन वाले होंगे तो समझ जाएंगे, पर आम पब्लिक जो है वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं रिसेप्टार्स कर रहा हूँ, इसको एफसी रिसेप्टार्स कहते हैं। तो ये एक्टिवेट होकर ये कैच कर लेते हैं उनको, कैच करने के बाद ये मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाएगा, और मास्ट सेल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लाज्मा सेल्स में। तो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होने के बाद ये अपना कीमो अट्रैक्टिन जो होता है सब्सटेंस, जो होता है प्रोटीन जो होते हैं, केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं, वो रिलीज करता है कीमो अट्रैक्टिन, ठीक। तो ये कीमो अट्रैक्ट, हाँ, कुछ जो आईजीई जो होते हैं जो बाहर अपने मास्ट सेल्स होते हैं, ठीक, ये इनको एक्टिवेट कर देता है, ठीक। यहाँ पे अटैच, यहाँ पे सरफेस में हमारे जो सरफेस रिसेप्टार्स होते हैं उन पे अटैच होकर ये भी आईजीई प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक। आईजीई प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, और ये अपना प्रोड्यूस करने के बाद ये अपना समझ लो कि प्राइमरी मैकेनिज्म है ये, ठीक, प्राइमरी मैकेनिज्म है। और अपना जो अपना कीमो अट्रैक्टिन जो यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है एक ब्लैक कलर का, कीमो अट्रैक्टिन रिलीज होगा। कीमो अट्रैक्टिन क्या करेगा, कीमो अट्रैक्टिन हमारा ये सीधे जाएगा हमारा कहाँ पे, मसल्स में, और हाँ कीमोट्रेक्टिन जाता है हमारा ईओसिनोफिल्स पे, सॉरी, हाँ कीमोट्रेक्टिन जाएगा हमारा ईओसिनोफिल्स पे, न्यूट्रोफिल्स पे, ठीक। तो ये हमारा प्राइमरी मैकेनिज्म है। जैसे सपोज कहाँ के अगर हमारे पे जो आया बैक्टीरिया वायरस आया, तो ये अपना टी हेल्पर सेल्स ले लेंगे, बीटा सेल्स लेंगे, मास सेल्स ले लेंगे, इसको फिर से अपन इसको अपन वापस इसको भेज देते हैं, म्यूकोस थ्रू बाहर आ जाता है वो, ठीक। ये प्राइमरी मैकेनिज्म है। अगर बार बार फिर से हमको अटैक होता है, ठीक, बाहर से फिर से अब उनको क्या बोलते हैं, वायरस फिर से एंटीजन हम अटैक किया, तो ये जो मैकेनिज्म जो रहता है ऑलरेडी ये बन चुका रहता है, ये एस्थमेटिक अटैक में बन चुका रहता है ये। तो बन चुका रहता है तो क्या करता है, हमारा जो मास्ट सेल्स जो रहता है ये हमारा 3-4 अपना हार्मोन्स रिलीज करना, एंजाइम रिलीज करना शुरू करता है, C4D4E4, ये एंजाइम रिलीज करना शुरू करता है, ठीक। और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करना शुरू करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 ये रिलीज करना शुरू करता है। और
जो हमारा क्या बोलते हैं, ये एक्टिवेट करता है किसको, ये एक्टिवेट करेगा हमारा इयोसिनोफिल्स को और न्यूट्रोफिल्स को। ठीक, ये हमारे इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को भी एक्टिवेट करता है। ठीक, जो कीमोएट्रेक्टिन जो रहेगा ये एक्टिवेट करने के बाद क्या करता है, देखो बहुत सारे चीज़ यहाँ पर रिलीज होता है। ठीक, तो अभी मैं इस पोर्शन को ना बता के मैं यहाँ मास्ट सेल वाले पोर्शन को बताता हूँ। देखो फिर से अगर हमको वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, देखो एक बार जो नॉर्मल सर्दी खांसी हुआ तो उस आदमी को तकलीफ नहीं होगा, फिर से सर्दी खांसी होता है तो तुरंत जो रिकरेंट 24 घंटे 48 घंटे के बाद तुरंत जो तो तुरंत हमको फिर से अगर हमको सर्दी खांसी या एसिडिक अटैक आ रहा है तो उसमें क्या मैकेनिज्म होता है, तो C4D4E4 अगर ये एंजाइम रिलीज होते हैं तो ये क्या करते हैं, सीधे जाते हैं कहाँ पे, एक जाएगा अपना स्मूथ मसल्स के पास, ये जो अपना स्मूथ मसल्स है यहाँ पर जाएगा। तो ये स्मूथ मसल्स हमारा क्या करेगा, ये इसको कॉन्स्ट्रक्शन का काम करेगा, ये इसे कॉन्स्ट्रक्शन मतलब क्या, सिकुड़ने का काम करेगा, ये एक्टिवेट करके क्या करेगा, सिकुड़ने का काम करेगा। तो ये सिकुड़ने का काम करेगा तो क्या, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएगा। भाई अगर ये ब्लड वेसल्स है हमारा, इसको कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो ये नैरो हो जाएगा। ठीक, तो नैरो करने का काम करता है, ये नैरोइंग का काम करता है। ठीक, और एक जाएगा हमारा कहाँ पे जाएगा, एक जाएगा हमारा जो नीचे में जो ग्लैंडुलर लेयर है, जो ग्लैंडुलर लेयर है यहाँ पर आएगा। तो ग्लैंडुलर लेयर पे यहाँ इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर लेयर में ये एक अपना वर्क स्टार्ट करने के बाद इसको इन्फ्लामेशन को बढ़ा देता है, जिससे अपना ग्लैंडुलर म्यूकस सिक्रेट करना शुरू करता है। देखो एक यहाँ पे दिख रहा है, ये बंदा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे म्यूकस सिक्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक, कुछ जो जाते हैं हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में भी ये क्या वेसोडाइलेशन का काम करते हैं, वेसोडाइलेशन का काम करते हैं। तो क्या होता है, ये जो हमारा ब्लड वेसल्स जो रहता है, ब्लड वेसल्स जो रहता है वो डायलेटेशन का काम करता है। ठीक, तो ये अपना फ्लूइड जो है सिक्रेट करना शुरू कर देता है, ये जो हमारा वेसल्स जो रहता है, ब्लड वेसल्स जो रहते हैं, फ्लूइड सिक्रेट करना शुरू कर देता है। अब ये सब सिक्रेट करते हैं तो ये सब सीधा कहाँ जाएगा, ये सब सीधे जाएगा यहाँ से सीधा ये जाएंगे यहाँ। तो यहाँ जो जितने भी सारे म्यूकस जो सिक्रेट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड जो सिक्रेट करता है वो यहाँ पे जाके डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक, डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक, देखो हाँ एक चीज और भूल गया मैं, देखो क्या होता है दोबारा अगर अटैक होता है तो क्या होता है, सुनो। अब यहाँ पे IgE ऑटोमेटिक एक्टिवेट है, यहाँ पर तो IgE ने अपना काम करना शुरू कर दिया, मास्ट सेल ने यहाँ फिर से एंजाइम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो IgE होता है ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, साइटोकाइनिस। ठीक, साइटोकाइनिस प्रोड्यूस करते हैं। साइटोकाइनिस क्या काम करता है, देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये आई मास्ट सेल है, ये भी मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल है। ये IgE प्रोड्यूस करना शुरू करता है। IgE जो रहता है वो प्रोड्यूस करने क्या करे, साइटोकाइनेस प्रोड्यूस करना शुरू करता है। तो साइटोकाइनेस क्या करने काम करता है, जो एपिथेलियम के बीच जो ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन को तोड़कर ये ब्रेक डाउन कर देता है लाइन को, और गैप प्रोवाइड कराता है किसमें, एपिथेलियम के बीच में। तो ये अंदर चला जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, ये अपना यहाँ पे रहता है वेगस अफ्रेंट नर्व। तो वेगस अफ्रेंट नर्व में ये क्या होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं, जो अपना साइटोकाइनेज जो रहता है इसे अटैच हो जाता है, और ये अटैच होने के बाद ये सीधा ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि भाई हम पे हमला हो चुका है। तो ब्रेन हमारा क्या काम करता है, सीधा ये जाएगा वेगस अफ्रेंट नर्व को बोलेगा एसिटाकोलिन रिलीज करने के लिए। तो यहाँ पे एक बंदा दिख रहा होगा, ये एसिटाकोलिन है, एसिटाकोलिन रिलीज होता है। एसिटाकोलिन सीधे जाएगा कहाँ पे, हमारा स्मूथ मसल्स पे। तो स्मूथ मसल्स पे जाएगा तो ये इसको कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करने के लिए बोलता है कि भाई अब तुमको सिकुड़ो, तुम सिकुड़ो और तुम अपना काम शुरू करो। ठीक, तो यहाँ पे ये काम ये अपना एसिटाकोलिन भी यही काम प्रोवाइड कराता है यहाँ पे। ये कंस्ट्रिक्शन का काम या सिकुड़ने का काम शुरू करता है, जिसको हमको सांस लेने में समस्या और ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिलता है, और चेस्ट में थोड़ा सा हमको पेन भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक, अब देखो ये तो अपना D4E4 का काम समझ में आ गया, जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है अपना मास्ट सेल। और मास्ट सेल हमारा एक और एंजाइम प्रोवाइड करता है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन 2 D2। जो प्रोस्टाग्लैंडिन D2 है इसका काम भी सेम होता है। देखो 3-4 एंजाइम हमारा जो मास्ट सेल होता है वो प्रोवाइड कराता है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन D2। तो ये जो होता है ये भी अपना सेम काम क्या करेगा, ये अपना काम करेगा यहाँ पे स्मूथ मसल्स में, काम सेम वही वर्क करेगा, कंस्ट्रिक्शन का काम करेगा, जिसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगा, सिकुड़ने का काम करेगा। और सेकंड जो रहेगा हमारा ग्लैंडुलर मस्कुलर लेयर में जाएगा, एक ग्लैंडुलर लेयर में जाएगा। ग्लैंडुलर लेयर में जाकर ये अपना उसको क्या बोलते हैं, म्यूकस प्रोवाइड सिक्रेशन की उसको अमाउंट को बढ़ा देगा। क्या है मतलब अमाउंट को बढ़ा देगा, मतलब ये जो रहेगा उसको वर्क को बढ़ा देगा। मतलब क्या, जो एक नॉर्मल कम अगर मात्रा में अगर म्यूकस निकल रहा है तो उसकी मात्रा को बढ़ा देगा, कफ की मात्रा को बढ़ा देगा।
ठीक। तो ये बहुत अधिक मात्रा में कब सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं हमारे म्यूकस ग्लैंड। ठीक। और यहाँ पे जो हमारा इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स जो एक्टिवेट होता है, ठीक, कीमोएक्टिन सिक्रीट करेगा और हमारा इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करेगा। तो जो अपना इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स जो रहते हैं वो अपना 3-4 बहुत ही खतरनाक हमारा केमिकल सब्सटेंस और एंजाइम रिलीज करते हैं। ठीक। ये जो रहते हैं एक जो कीटोन प्रोटीन जो रहता है वो सिक्रीट करना शुरू करता है हमारा इओसिनोफिल्स। तो ये कीटोन प्रोटीन क्या करता है, ये क्या काम करेगा, ये जाएगा सीधा कहाँ पे हमारा, देखो ये जा रहा है यहाँ पे सिक्रीट हुआ हमारा, अब ये जाएगा कहाँ पे हमारे एपिथेलियम पे, एपिथेलियम लेयर पे जाएगा और एपिथेलियम लेयर को एकदम डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। देखो ये दोनों चढ़ के एकदम खतरनाक चेहरा दिख रहा होगा इनका, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं। देखो इनका चेहरा कितना खतरनाक दिख रहा है। तो वैसे ही ये इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर, अपन हमारा जो एपिथेलियम लेयर रहता है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है ये। ठीक। डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ठीक। उसके बाद हमको क्या होने लगता है, देखो एकदम से ये एकदम ग्रीनिश येलो हमको कफ आना शुरू होता है। तो ये वहां पर का स्टेज है ये। ठीक। तो ये वही काम करता है जो अपना कीटोन प्रोटीन जो रहता है वो इसको डिस्ट्रॉय करना, एपिथेलियम लेयर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। ठीक। और जो हमारा न्यूट्रोफिल जो रहता है वो अदर इन्फ्लामेटरी प्रोटीन रिलीज करता है। न्यूट्रोफिल जो रहेगा हमारा क्या करेगा, ये भी एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, अदर इन्फ्लामेटरी प्रोटीन ये जो रहता है ये जाएगा सीधा हमारा क्या फ्लूइड वाले ब्लड वेसल्स में जाएगा, ये हमारा म्यूकस ग्लैंड में जाएगा। तो ये जो रहेगा इरिवर्सिबल, अगर इस कंडीशन में आता है, देखो अब एक चीज बताना भूल गए यहाँ पे कि रिवर्सिबल, अब ये क्या होता है इसके लिए कंटिन्यू पेशेंट को हमारा इनहीलर, ठीक, इनहीलर या एस्थमेटिक मेडिसिन लेना शुरू हो जाता है या बीटा ब्लॉकर लेना शुरू कर देते हैं वो, क्योंकि ये अब ठीक नहीं होने वाला रहता है, डॉक्टर्स के अनुसार ये ठीक नहीं होता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, जैसा जैसा एज बढ़ते जाता है वैसा वैसा थोड़ा सा हमको इसको देखने को मिलेगा। ठीक। ये नॉर्मल इतना मैकेनिज्म चलता है इसमें। ठीक। एक बार और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में तुरंत जल्दी समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो कि किसी बैक्टीरिया का अटैक हुआ, बैक्टीरिया का अटैक हुआ तो सीधा हमारे कहाँ पे जाएगा, ये अपना मार्च सेल टी हेल्पर सेल जो रहता है वो कैच कर लेगा। टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होने के बाद ये कुछ एंजाइम्स L4 इंटरल्यूकिन L4 L5 सिक्रेट करेगा, बीटा सेल्स को कैच कर लेगा, बीटा सेल उसके बाद IgE प्रोड्यूस करेगा, IgE प्रोड्यूस करने के बाद हमारा मास्ट जो रहता है वो उसको कैच कर लेता है IgE को, IgE के कैच करने के बाद मास्ट सेल हमारा क्या करेगा, कुछ जो मास्ट सेल जो रहते हैं ऊपर में वो भी उसको कैच कर लेते हैं, यहाँ पे कैच कर लेते हैं। और कुछ मास्ट सेल जो रहते हैं हमारा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं C4D4E4। तो C4D4E4 ये यहाँ तक जो एक्यूट अपना एस्थमेटिक कंडीशन जो होता है उसमें केवल यहीं तक ही फंक्शन होता है। ठीक। यहीं तक ही फंक्शन होता है कि IgE ऊपर चले जाने के बाद जो पेशेंट जो नॉर्मली जो पेशेंट रहते हैं 80% वो ठीक हो जाते हैं वो। तो नॉर्मल जो 20% जो रहते हैं, नॉर्मल जो 20% जो रहते हैं वो ठीक नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं, उनकी जो लो इम्यूनिटी की वजह से फिर से उनका अटैक आना शुरू होता है। जैसे मान के चलो फिर से ये अटैक आया तो ये जो IgE जो ऑटोमेटिक ये प्रोड्यूस हो जाता है, जो अटैक सेकंड जो अटैक आएगा वो 24 आवर्स 12 आवर्स के बाद फिर से उनको अटैक आना शुरू होता है। तो क्या होता है, IgE जो अपना साइटोकाइन प्रोड्यूस करता है, तो साइटोकाइन क्या करेगा, जो एपिथेलियम के बीच जो ये एपिथेलियम दिख रहा है, एपिथेलियम के बीच गैप प्रोवाइड करता है। तो जो वायरस जो रहेगा सीधा डायरेक्ट एंट्री कर लेता है यहाँ पे। तो वहाँ पे जो अपना क्या बोलते हैं वेगस अफ्रेंट नर्व रहता है वो कैच कर लेगा, एक्टिवेट हो जाएगा और सीधा सिग्नल भेजेगा कहाँ पे, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास सिग्नल भेजेगा हमारा। तो ब्रेन क्या करेगा, हमारा सिग्नल भेजने के बाद एक रिटर्न सिग्नल भेजेगा कहाँ पे, वेगस इफ्रेंट पे। तो वेगस इफ्रेंट एक एसिटाकोलिन रिलीज करता है। एसिटाकोलिन जो क्या करेगा यहाँ पे, जो हमारा मस्कुलर लेयर है इसको कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा, जिसको हमको सांस लेने में समस्या उत्पन्न होता है। ठीक। उसके बाद जो हमारा मास सेल जो रहेगा वो मास सेल C4D4E4 एंजाइम रिलीज करेगा, जो सेम जो बताया था कि सेम फंक्शन क्या काम करेगा, ये हमारा मसल्स पे जाएगा, ग्लैंडुलर लेयर पे जाएगा और वस्कुलर लेयर पे जाएगा। ठीक। तो ये कंस्ट्रिक्शन का और एक क्या बोलते हैं इनकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, किसके एक्टिविटी को बढ़ा देगा, हाइपर एक्टिव कर देगा हमारे मस्कुलर लेयर को। जो मैं बताया था कि एक 3 बताया था कि एक रहेगा क्या, इन्फ्लामेशन, और अपना स्मूथ मसल्स हाइपरप्लेजिया हो गया यहाँ पे, हाइपर एक्टिव हो गया यहाँ पे। ठीक। 3 चीज देखने को मिला, हाइपर एक्टिव काम देखने को मिला और हाइपरप्लेजिया काम हमारे मसल्स में देखने को मिला। ठीक। और एक और क्या बताया था मैं, ठीक, चलो अब देखते हैं आगे। तो ये देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा जो
कीमो एट्रेक्टिन रिलीज करेगा। कीमो एट्रेक्टिन क्या करेगा, हमारा इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करेगा। और साथ में हाँ प्रोस्टा, जैसे मान के चलो कि हाँ प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है जो सेम काम करता है, स्मूथ मसल्स को हाइपरप्लेजिया को बढ़ा देगा और हाइपर एक्टिव का ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव को बढ़ा देगा। हमारा जो इओसिनोफिल्स है और न्यूट्रोफिल्स है वो कुछ कीमो एट्रैक्टिंग क्या बोलते हैं कीटोन्स बॉडी, ये कीटोनिक बॉडी प्रोटीन्स को रिलीज करता है। तो क्या करेगा हमारा कीटोनिक बॉडी, ये जो हमारा क्या बोलते हैं हमारा जो इपिथेलियम लेयर है इसको पूरा डिस्ट्रॉय करेगा, वो इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय कर देगा तो क्या होगा, हमारा जो वायरस जो रहेगा डायरेक्ट एंट्री कर लेगा यहाँ से, वायरस जो रहेगा डायरेक्ट एंट्री करेगा यहाँ से। ठीक, तो उसके बाद जो रहता है, उसके बाद जो हमारा न्यूट्रोफिल जो रहेगा अदर इंफ्लेमेटरी प्रोटीन रिलीज करेगा जो किसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जो हमारा ब्लड वेसल्स है और हमारा जो ग्लैंडुलर जो ग्लैंड म्यूकस ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा। और ये बहुत अधिक मात्रा में कफ सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे कफ्स आके यहाँ पे स्टोरेज हो जाते हैं, यहाँ पे आके सारे कफ स्टोरेज हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे जो बताया था मैं यहाँ पे कि सारे कफ्स यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगे। तो सेम वही चीज़ है, देखो इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन होने के बाद जो कफ जो हमारा रहेगा वो सब आके यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएंगे, यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। अब यहाँ पे स्टोर होने के बाद ना तो हम सांस ले सकते हैं, ना तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर अच्छे से हम निकाल पाते हैं। ठीक, ये हमको एक देखने को मिलता है। तो ये काम होता है पूरा अस्थमा का। अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ इसमें कि हमारा हम जो मेडिसिन जो लेते हैं, मेडिसिन जो हम लेते हैं वो क्या काम करता है। सपोज आपने कुछ मेडिसिन लिया, जैसे बीटा ब्लॉकर लेते हैं अपन, बीटा ब्लॉकर हम लेते हैं, क्या क्या काम होता है वहाँ पे, जो बीटा ब्लॉकर रहेगा वो काम क्या करेगा, हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन का जो सिक्रेशन है यहाँ पे, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन को ये बंद कर देगा। ठीक, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन को बंद कर देगा तो क्या करेगा वो, जो हमारा स्मूथ मसल्स का जो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है और हमारा हाइपरप्लेजिया हो रहा है और हाइपर एक्टिव हो रहा है उसको बंद कर देगा। पर वो क्या करता है, वो जो L4 C4 D4 E4 इंटरल्यूकिन्स का जो सिक्रेशन है इसको बढ़ा देता है। तो बढ़ा देता क्या होता है, ये अनकंट्रोल हो जाता है, ये आगे जाकर ये अनकंट्रोल होता है। देखो कुछ समय इनहेलर या कुछ समय बीटा ब्लॉकर लेने के बाद, टेबलेट लेने के बाद ऐसा लगता है कि हमको कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ रहा है। तो ये क्या काम करता है, ये बढ़ाने के बाद ये तो एक चीज़ को तो कम कर दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन को कम कर दिया, लेकिन C4 D4 E4 के सिक्रेशन को ये बढ़ा देता है। ये बढ़ाने के बाद क्या होता है, हमारा ये जो फंक्शन है हमारा सिक्रेशन हाइपरप्लेजिया और हाइपर एक्टिव का, उसको ये बढ़ा देता है। मतलब क्या, पेशेंट और कंडीशन बेकार हो जाता है और वॉश हो जाता है, उसको फिर तुरंत इम्यूनोलाइजर वगैरह उनको देना पड़ जाता है या स्टेरॉइड वगैरह आखिरी में उनको देना पड़ता है। तो ये एलोपैथी में होता है। ठीक, और हमको क्या इसमें कराना चाहिए हमको। ठीक, ये समझ में आया। हाँ यही चीज़ देखो, जैसे हाँ यही ये सारे में फिलअप हो जाएगा इन्फ्लामेशन होने के बाद। ठीक, तो हमको देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है, और हमको ये ग्रीनिश म्यूकस सिक्रेशन देखने को मिलता है। ठीक, ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स होता है। देखो नॉर्मल एल्वोलाई है ये क्या बोलते हैं, एयरवेज है, नॉर्मल एयरवेज है ये नॉर्मल एयरवेज है। ठीक, और जैसे ही म्यूकस सीक्रेट होने शुरू होता है तो पूरा फिलअप हो जाएगा। ठीक, ये पूरा फिलअप हो जाता है, ये जैसे इसमें दिख रहा है इसमें पूरा फिलअप हो चुका है ये। ठीक, पूरा फिलअप हो चुका, तो सांस लेने में हमको ऐसी समस्या उत्पन्न होने लगता है। ये इसमें और क्लियर समझ में आएगा। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ठीक, ये अस्थमेटिक एयरवेज है, ये अस्थमेटिक एयरवेज ड्यूरिंग अटैक, जो हम मेडिसिन मेडिसिन लेने के बाद हम जो देखते हैं ये हमको उस कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक, तो उसके बाद है ये साइन एंड सिम्टम्स हो गया, और हम उसमें क्या डायग्नोसिस हम करा सकते हैं। देखो इसके लिए हमको जो एक रहता है स्पायरोमेट्री टेस्ट जो होता है वो हम करा सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें अपन पीक एक्सप्लाइटिव फ्लो रेट PEFR जो टेस्ट होता है हम वो करा सकते हैं। टेस्ट नहीं है ये, एक्चुअली चेक किया जाता है कि कितना आपका काम खींच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा चीज़ उसमें क्या, एक्सरे करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। ठीक, उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट भी है जो हम एलर्जिक टेस्ट करा सकते हैं, ट्रिगर करा सकते हैं। और इसमें अस्थमेटिक टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट हैं जो भी अपना का CT स्कैन एक्सरे ये सब हम करा सकते हैं उसमें। ठीक, और हमको इसमें क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए, हमको इसमें कौन सा ट्रीटमेंट हमारे लिए अच्छा होगा। ट्रीटमेंट
कौन सा ट्रीटमेंट हमारे लिए अच्छा होगा। देखिए, अगर आप मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट कराने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, कोई करा सकते हैं पर उसमें परमानेंटली क्योर आप नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप उसमें एलोपैथी ट्रीटमेंट कराते हैं, बताया था कि कुछ चीज़ों को कम करता है, कुछ चीज़ों को बढ़ा देता है वो, तो आपको मैं एलोपैथी के लिए आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, एलोपैथी के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक, दूसरा आता है हमारा होम्योपैथी। होम्योपैथी आप करा सकते हैं क्योंकि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं होता है, और होम्योपैथी ट्रीटमेंट कराते हैं तो मैं आपको प्रिफर करूंगा ऐसे डॉक्टर्स के पास जाइए जो आपका कंप्लीट हिस्ट्री लेता हो। ठीक, कंप्लीट हिस्ट्री लेता हो, कंप्लीट हिस्ट्री लेता हो, आपको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठा के जो कंप्लीट हिस्ट्री लेता हो उनके पास कराइए। जो केवल एलोपैथी के जैसे आपको केवल पेटेंट दे रहे हैं, पेटेंट दे रहे हैं मतलब आपको टेबलेट फार्म दे रहे हैं, और जो नए मार्केट में फार्मेसी जो लॉन्च किया जा रहा है वो टेबलेट्स वगैरह दे रहे हैं, उनको लेने से बचिए क्योंकि उसमें आप परमानेंट क्योर नहीं होंगे उसमें। ठीक, वो एलोपैथिक तरह ही काम करता है, जो आपको बैठा के जो कंटिन्यू आपको जो हिस्ट्री आप ले रहे हैं, पास्ट हिस्ट्री ले रहे हैं, आप अभी तक कितना सफ़र किए, इससे पहले कौन सी बीमारी था, 3-4 चीज़ें होम्योपैथी में लिया जाता है। हिस्ट्री में आपका क्या लिया जाएगा, जैसे पास्ट हिस्ट्री लिया जाएगा, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री लिया जाएगा। ठीक, फैमिली हिस्ट्री लिया जाएगा, उसके बाद आपका जो फैमिली हिस्ट्री में किसी को बीमारी है कि नहीं है वो लिया जाएगा, आपका आपका मेंटल लिया जाएगा, मेंटल लिया जाएगा। उसके बाद आपका बिहेवियर, आपका क्या बोलते हैं, आपका नेचर कैसा है, पूरा कंप्लीट इंडिविजुअलाइजेशन जो हम बोलते हैं वो लिया जाता है। ठीक, ये 5-6 चीज़ें आपका लिया जाता है, उसके बाद आपको जो दवा दिया जाता है वो आपके लिए एकदम सूटेबल होगा। आप, हाँ, ये दूसरा होम्योपैथी भी करा सकते हैं, इसके लिए आपको ये अच्छे डॉक्टर्स के पास कंसल्ट करना पड़ेगा। तीसरा जो रहेगा आपका आयुर्वेदिक भी करा सकते हैं, आयुर्वेदिक भी करा सकते हैं, पर आयुर्वेदिक कराने के लिए आपको जो अच्छे डॉक्टर आयुर्वेदिक हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी होम्योपैथी के लिए अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा, उसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इसी वीडियो में ही मेरा नंबर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा नंबर है, इसमें आप हमको संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, फिर आपका कंप्लीट केस चेकिंग हो जाएगा अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली बार देखते हैं और क्या आपको पढ़ाया जाए।